हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों 11 का जो भी सीईटी होने जा रहा है उसमें जो इंग्लिश का ग्रामेटिकल सेक्शन है उसमें का एक आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं। यस फ्रेंड्स, द टॉपिक नेम इज पोएटिक डिवाइस। दोस्तों जो भी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें जितने भी पोएट्री सेक्शंस है, जितने भी पोएम्स है, पोएम्स के ऊपर किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन आज हम करने वाले हैं। पोएटिक डिवाइस में दोस्तों क्या क्या क्वेश्चंस पॉसिबल है, ठीक है, जितने भी पोएम्स सिलेबस में हैं तो किस प्रकार के क्वेश्चन एंड कौन से टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्वेश्चंस कहां आ सकते हैं, तो दैट इज अबाउट पोएम एंड पोएट। ठीक है दोस्तों, जितने भी पोएम है उनके नाम एंड उनके पोएट का नाम हमें पता होना चाहिए, कौन सी पोएम किसने लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है राइमिंग वर्ड्स एंड स्कीम। सेकेंड, जो भी पोएम का राइमिंग वर्ड्स रहते हैं, जैसे कि आपको पता है राइमिंग वर्ड्स सिमिलर साउंड होता है अगर एंडिंग में, हम यहां पे देखेंगे किस तरीके से। एंड स्कीम, एवरी पोएम हैज अ यूनिक स्कीम, हर एक पोएम का एक स्कीम होता है, ठीक है ना। तो वो स्कीम हमें पता होना चाहिए, बाय हार्ट हमें ये लर्न करके रखना है कि ये पोएम का स्कीम ये है, ठीक है ना। एंड थर्ड, फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है दोस्तों, तो फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है यहां पे हम बहुत ही शॉर्टकट तरीके से एंड नेवर फॉरगेटिंग, आप लाइफ में कभी भी फॉरगेट नहीं होगे एंड वेरी इजीली कौन सा भी सेंटेंस एक्सप्रेशन देने के बाद आप फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसानी से इजीली फाइंड कर पाओगे। तो इन तीन सब टॉपिक्स पे हमें क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अंडर पोएटिक डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं अबाउट पोएम एंड पोएट। तो आपको जितने भी 6 या 7 पोएम्स है दोस्तों, तो उनके नाम एंड पोएट के नाम मालूम होने चाहिए। जैसे कि जो फर्स्ट पोएम है अ प्रेयर, अ टीनेजर्स प्रेयर इज रिटन बाय जे मॉर्स, ठीक है, या फिर मूनलाइट, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट सेकेंड पोएम, इट इज रिटन बाय सुनील शर्मा। तो इस तरीके से हर एक पोएट एंड पोएम का नाम आपको लर्न करके रखना है। सेकेंड, राइमिंग वर्ड्स एंड पेयर्स। तो थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं राइमिंग वर्ड्स या फिर पेयर्स। दोस्तों जब पेयर्स पूछा जाता है तो 2 वर्ड्स वहां पे हमें लिखना होते हैं, ठीक है ना। राइमिंग वर्ड जो सिंगल आ जाता है, जैसे कि अगर हम पूछते हैं कि टेल के लिए राइमिंग वर्ड्स क्या हो सकता है, तो एंडिंग साउंड वाला सेम वर्ड होना सेल, टेल सेल, या फिर बुक का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, बुक हुक, ठीक है ना। यहां पे स्पेलिंग नहीं देखता है, साउंड देखना है। अगर एंडिंग वाला साउंड दोनों वर्ड का सेम है तो ये दोनों वर्ड जो है ना वो राइमिंग पेयर में आ जाते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं एक दूसरे का, ठीक है। स्कीम, अब दोस्तों हर एक पोएम का स्कीम अलग अलग है, हर एक पोएम का स्कीम अलग अलग है। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट पोएम है, ठीक है ना, टीनेजर्स प्रेयर, ठीक है, अ टीनेजर्स प्रेयर। यहां पे देखो दोस्तों स्कीम किस तरीके से निकालना होती है। अगर किसी भी पोएम की स्कीम निकालना है तो इट इज वेरी इजी, बस 2 मिनट आप अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा कि किसी भी पोएम का स्कीम किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे अपने सिलेबस की हो या फिर आउट ऑफ सिलेबस की हो। बस हमें क्या करना होता है कि एवरी लाइन, ठीक है ना, जो भी स्टैंजा दिया गया है उसका आखिरी का वर्ड जो है वो हमें कंसीडर करना होता है। जैसे कि इसकी अगर पहली स्कीम ले लेते हम,
तो इसका आखिरी का वर्ड जो है अ टीनेजर्स प्रेयर, दैट इज समझ लेते हैं कि बेल, ठीक है। सेकेंड लाइन जो है तो वो समझ लेते हैं टेल। थर्ड लाइन का जो एंडिंग वर्ड है वो समझ लेते हैं सेड। एंड लास्ट की जो लाइन है उसका एंडिंग वर्ड समझ लेते हैं हम पेड। ठीक है दोस्तों, जहां पर राइमिंग पेयर्स है वहीं पर ही स्कीम आएगी, जहां पर राइमिंग वर्ड्स है वहीं पर ही स्कीम पॉसिबल है। अब जब हम किसी भी पोएम की स्कीम ढूंढते हैं ना, तो सबसे पहला वाला जो वर्ड होता है उसे ABCD जो होते हैं ना अल्फाबेट्स, तो वो लेटर देना होते। जैसे कि इसे हम दे देंगे ए लेटर, ए से स्टार्ट होता है इसीलिए ए देते हैं। अब सेकेंड वर्ड है टेल। टेल अगर प्रीवियस किसी से पेयर करता है तो वही नंबर देना है, वही लेटर देना है। जैसे कि टेल जो है तो वो बेल से पेयर करता है, इसीलिए टेल को भी हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे। सेकेंड सेड आ जा रहा है। सेड जो है तो ऊपर जो भी वर्ड चले गए हैं उनमें से किसी को भी पेयर नहीं कर रहा है, इसीलिए ए के बाद लेटर आता है बी, तो हम देंगे बी। नेक्स्ट है पेड। पेड किसके लिए राइमिंग वर्ड है, सेड के लिए। सेड के लिए बी है तो पेड़ के लिए भी हम बी दे देंगे। अब है इसका राइमिंग स्कीम बनता है ए बी बी। दोस्तों बहुत ही आसान है किसी भी फिगर ऑफ स्पीच का, सॉरी पोयम का राइमिंग स्कीम निकालना। बस क्या करना होता है कि हर एक स्टैंजा के आखिरी का जो वर्ड होता है ना, बस वो देख लेना है, और वो अगर किसी से पेयर करता है तो सेम लेटर देना है। अगर पेयर नहीं करता है तो ABCD में जो भी अगला लेटर आएगा वो नंबर या लेटर दे देना होता है। एंड में इस तरीके से फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस तरीके से हमें आंसर लिखना होता है, या फिर स्कीम इस तरीके से लिखना होती है। ठीक है, अब सभी पोएम के लिए स्कीम तो नहीं होती है। जो पोएम के लिए स्कीम ही नहीं है, जहां पे नो स्कीम है दोस्तों, अगर कोई पोएम में स्कीम ही नहीं मिल रही है या फिर कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं है, ठीक है ना, अगर राइमिंग वर्ड्स नहीं है, स्कीम भी नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे पोएम होते हैं ना, उन्हें कहते हैं फ्री वर्स। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कहते हैं फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स, या ओनली वर्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ पोएम्स है वहां पर हमें कोई भी स्कीम नहीं मिलती है। जैसे कि सेकेंड पोएम जो है बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, वहां पर कोई भी राइमिंग वर्ड्स हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, तो जहां पर राइमिंग वर्ड्स नहीं है वहां पे राइमिंग स्कीम भी नहीं होती है। ऐसे क्वेश्चन के लिए राइमिंग स्कीम क्या लिखेंगे हम, फ्री वर्स या फिर ब्लैंक वर्स। तो ठीक है दोस्तों, ये पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। टोटल सिलेबस में जितने भी फिगर ऑफ स्पीच इंक्लूड किए गए हैं, अब टोटल फिगर ऑफ स्पीच हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, ये ऑलरेडी आपने आपके मदर टंग में पढ़ चुके हैं। फिगर ऑफ स्पीच को हम मदर टंग में कहते हैं अलंकार। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस आज दोस्तों इतने आसानी से हम फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना सीखने जा रहे हैं, ताकि फॉर एवर आपके जिंदगी में आप कभी भी फिगर ऑफ स्पीच कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो अपने सिलेबस में देखिए कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हमें पूछे गए हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अलिटरेशन, सेकेंड है रिपीटेशन, फिर देखेंगे हम एनाफर, फिर देखेंगे हम मेटाफर, नेक्स्ट है सिमिली, देन सिमिली के बाद लेंगे हम एंटीथेसिस, फिर लेंगे हम पैराडॉक्स, नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन,
नेक्स्ट हाइपरबोली, टेन नंबर इन्वर्जन। दोस्तों ये सारे फिगर ऑफ स्पीच हमारे पोएट्री सेक्शन में है। नेक्स्ट है इंट्रागेशन, देन एक्सक्लेमेशन, फिर देखेंगे हम 13 नंबर टॉटोलॉजी एंड 14 नंबर ओनोमैटोपोइया एंड 15 नंबर देखेंगे हम इन्वर्जन। इन्वर्जन हो चुका है दोस्तों। एंटीथेसिस, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमैटोपोइया, हाइपरबोली, इन्वर्जन, इंट्रागेशन, एक्सक्लेमेशन, टॉटोलॉजी एंड ऑक्सीमोरॉन। तो दोस्तों ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, ये फिगर ऑफ स्पीच आपके लिए 11th में भी काम में आने वाले हैं, 12th में भी काम में आने वाले हैं। तो चलो देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं। दोस्तों ये जो पहले फिगर ऑफ स्पीच है हमने इन्हें कैटेगराइज कर लिया है। ये जो 3 फिगर ऑफ स्पीच है ना दोस्तों, ये रिपीटेशन के लिए हम यूज करेंगे। कोई भी अगर चीज रिपीट होती है ना, तो रिपीट करने के लिए, ठीक है ना, ये 3 फिगर ऑफ स्पीच हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज अलिटरेशन। दोस्तों नाम भी आपको याद रखना है, अलिटरेशन। सेकेंड रिपीटेशन, एंड थर्ड वन एनाफोरा। चलो दोस्तों बहुत ही आसानी से कम समय में किस तरीके से ये फाइंड करना होता है। देखो अलिटरेशन किस तरीके से फाइंड होगा, या फिर दिए गए लाइन में, दिए गए एक्सप्रेशन में हम कैसे समझेंगे कि इसमें अलिटरेशन दिया गया है। तो देखो अगर दिए गए एक्सप्रेशन में कोई भी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड 2 या फिर 2 से ज्यादा, ठीक है दोस्तों, कोई भी कॉन्सोनेंट, आपको तो कॉन्सोनेंट साउंड पता ही है, ठीक है ना, ए ई आई ओ यू छोड़ के जितने भी बचते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट है। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड के स्टार्टिंग में आ जाता है, ठीक है, टाइम्स एट बिगिनिंग ऑफ किसी भी शब्द के पहले, ठीक है, किसी भी शब्द के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड 2 या फिर 2 से ज्यादा बार आता है, तो वहां पे होगा अलिटरेशन। फॉर एग्जाम्पल, विथ वॉर्न आउट टूल्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए W यहां पर स्टार्टिंग में आ चुका है, यहां पे भी W आ चुका है। W वी नो दैट इट इज कॉन्सोनेंट साउंड। W क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखना है कि ये शब्द के शुरू में आना चाहिए, बीच में अगर कहीं आ जाता है तो हमें वहां पे अलिटरेशन नहीं समझ सकते। वो एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड, शब्द के पहले आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे W एंड W डबल आ चुका है, तो इसका मतलब है यहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? अलिटरेशन। कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स के स्टार्टिंग में होना चाहिए, शुरू में होना चाहिए, तो वहां पे आ जाता है अलिटरेशन। अब देखते हैं दोस्तों रिपीटेशन। क्या फर्क है अलिटरेशन एंड रिपीटेशन में? ठीक है, रिपीटेशन में क्या हो जाता है दोस्तों कि एनी होल वर्ड, कोई पूरा शब्द 2 और मोर देन 2 टाइम, ठीक है, कोई भी शब्द
दो या फिर दो से ज्यादा बार आ चुका होगा तो वहां पे होगा रिपीटेशन। रिपीट हो रहा है ना, यहां पे भी रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पे क्या रिपीट हो रहा है? ओनली सिंगल साउंड, सिंगल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर। यहां पे क्या होता है कि होल वर्ड, पूरा एक शब्द ही क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। जैसे कि देखो, स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट, जो सेकेंड पोएम है दोस्तों, वो सेकेंड पोएम में से ये एग्जांपल है, स्मॉल स्मॉल। अभी देखिए यहां पे ये जो वर्ड है स्मॉल स्मॉल, ये दो बार आ चुका है, रिपीट हो चुका है, होल वर्ड रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पे आपको जो है तो अलिट्रेशन भी मिलेगा, दैट इज यस, एस साउंड रिपीट हो चुका है। लेकिन यहां पे दूसरी एक यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, जब भी कोई वर्ड डबल हो जाता है, दो बार यूज किया जाता है या फिर दो से ज्यादा बार यूज किया जाता है, तो वहां पे होता है रिपीटेशन। बस रिपीटेशन में हमें एक बात याद रखना होती है दोस्तों, कि रिपीटेशन में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, ठीक है। रेड से इसलिए लिख रहे हैं ताकि धोखा होता है, खतरा होता है, ठीक है ना, रेड कलर इंडिकेट डेंजर। तो देखो, अगर आर्टिकल दिए गए हैं तो रिपीटेशन में हम नहीं लेंगे, अगर प्रेपोजिशन दिए गए हैं तो भी हम वहां पर रिपीटेशन नहीं कंसीडर करेंगे, और कंजक्शन दिए गए हैं तो वहां पे हम रिपीटेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। मॉडल ऑक्सिलरी अगर दी गई है, या फिर हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो भी वहां पे रिपीटेशन नहीं होगा। रिपीटेशन जब हम ढूंढते हैं ना, तो ये चार बातें याद रखना है। अगर आर्टिकल्स है ए एंड द, डबल आता है, दो या तीन बार आता है, तो रिपीटेशन नहीं होगा। प्रेपोजिशन है जैसे इन, ऑन, नियर, अंडर, ये वर्ड अगर दो बार आ रहे हैं तो रिपीटेशन नहीं होगा वहां पर। हेल्पिंग वर्ब जितने भी है दोस्तों, जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ये अगर सेंटेंस में दो बार यूज करते हैं तो वहां पे रिपीटेशन नहीं आएगा। आप वहां पे अलिट्रेशन ढूंढ सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन वहां पे नहीं होगा। या फिर कंजक्शंस जो होते हैं जैसे कि एंड, बट, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये अगर डबल आते हैं तो वहां पे रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये चार पॉइंट्स आपको याद रखना है रिपीटेशन के लिए। अब देखते हैं एनाफोरा। दोस्तों, रिपीटेशन के लिए एक तीसरी फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। एनाफोरा में क्या हो जाता है दोस्तों, कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेज अगर दिए गए स्टैंजा में शुरुआती में कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाती है, या फिर स्टैंजा में आ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई स्पेसिफिक फ्रेज या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बार बार, ठीक है ना, बार बार अगर किसी स्टैंजा के शुरू वाली लाइन में, स्टार्टिंग में अगर यूज किया जाता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी एनाफोरा। जैसे कि हमारी एक पोएम है, उसमें इफ यू डू नॉट, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन डबल डबल यूज किया गया, यानी कि एक ही वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड हर एक पोएम लाइन के शुरू में यूज किया गया है। अगर कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर फ्रेज दिए गए स्टैंजा के लाइन में शुरू में यूज किया जाता है, बिगिनिंग में यूज किया जाता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी वो होगी एनाफोरा। अभी दोस्तों तीनों भी रिपीटेशन के लिए है। यहां पर जो है तो सिंगल साउंड हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अलिट्रेशन में क्या है, ओनली अ सिंगल साउंड, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू डब्ल्यू। यहां पर देखो रिपीटेशन में क्या हो रहा है, होल वर्ड रिपीट हो रहा है, पूरा शब्द जो है ना वो रिपीट हो रहा है, एक्सेप्शन दिए गए यहां पे। और यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना, पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल पोएम में कुछ इस तरीके से दिया गया है दोस्तों कि इफ यू डू नॉट
तो ये जो वर्ड्स है दोस्तों, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसे क्या कहेंगे हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो पोयम में जो भी लाइन है ना, तो हर एक लाइन शुरू में बस इन्हीं वर्ड से स्टार्ट हो रही है। इफ यू डू नॉट, फिर आगे कुछ तो भी वर्ड होगा, फिर इफ यू डू नॉट, तीसरा जो लाइन है फिर इफ यू डू नॉट। तो अगर सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स बार बार यूज किया गया है, दो या फिर दो से ज्यादा टाइम, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच होगी एनाफोरा। ठीक है दोस्तों, रिपीटेशन के लिए जो भी तीन पहले फिगर ऑफ स्पीच है वो इस तरीके से है, अलिट्रेशन, रिपीटेशन एंड एनाफोरा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो बहुत ही आसान है, सेंटेंस में या दिए गए एक्सप्रेशन में फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना। दोस्तों ये थे रिपीटेशन के लिए हम कौन से फिगर ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर एंड सिमिली। मेटाफर एंड सिमिली ये दोनों फिगर ऑफ स्पीच जो है वो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है एक दूसरे का, ठीक है ना, तो कंपैरिजन के लिए ये दो फिगर ऑफ स्पीच हम यूज करते हैं। एक जो है वो है मेटाफर एंड सेकेंड इज सिमिली। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा एक नॉर्मल चेंज होता है दोनों फिगर ऑफ स्पीच में, एंड बाकी का बहुत ही आसान है। दोनों फिगर ऑफ स्पीच कंपैरिजन के लिए ही हम यूज करते हैं। अभी मेटाफर एंड सिमिली में फिर डिफरेंस क्या है? तो मेटाफर में क्या किया जाता है कि दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं डिफरेंट, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट मतलब जिन दो जनों की हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज दो दे आर वन। दोस्तों दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन वहां पे क्या दिखाया जाता है कि वो दो अलग नहीं है, वो क्या है, एक ही है। और सिमिली में क्या किया जाता है कि टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। पूरा 100% सिमिलर नहीं होगा, ठीक है ना, कोई तो भी एक बात, ये एक कैरेक्टरिस्टिक दोनों में क्या होगी, सेम होगी या फिर कॉमन होगी। मेटाफर में क्या कहते हैं कि दोनों भी अलग अलग है, लेकिन जब यहां दिखाए जाते हैं तो वो दोनों भी सेम ही है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं दोनों का। फॉर एग्जांपल, शी इज लाइक करीना कपूर। ठीक है, जो भी यंगस्टर्स होते हैं उन्हें फिल्म के एक्टर और एक्ट्रेस के जैसे दिखना काफी अच्छा लगता है, तो हम कहेंगे शी इज लाइक करीना कपूर। नाउ हियर टू ऑब्जेक्ट है, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे से एक दूसरे से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट कॉमन है, टोटली कॉमन नहीं है। मेटाफर अगर होता है तो मेटाफर में यही सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे, देखो हम, शी इज करीना कपूर। यहां पे क्या किया है कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, शी इज करीना कपूर। उसमें सिमिलरिटी नहीं बताया, डायरेक्टली कह दिया है कि शी इज करीना कपूर। तो मेटाफर और सिमिली में यही फर्क होता है कि सिमिली में क्या होता है, एटलीस्ट कुछ तो भी कॉमन है। अभी दोस्तों सिमिली आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे कि सिमिली में कोई वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स जैसे कि लाइक वर्ड जो होता है ना दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में लाइक वर्ड आता है तो वहां पर हमेशा फिगर ऑफ स्पीच रहेगी सिमिली। अगर सेंटेंस में सो वर्ड आता है तो वहां पे भी होगा सिमिली, या फिर एज अगर दिया गया है, ठीक है ना,
तो वहां पे 100% होगा सिमिली, अगर नहीं है तो वहां पे होगा मेटाफर। सिमिली और मेटाफर में बहुत ही आसान है फिगर ऑफ स्पीच ढूंढना। अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, एक ही बताए गए हैं तो वहां पे होगा मेटाफर, और दोनों ऑब्जेक्ट में एटलीस्ट कुछ तो भी कॉमन है, यूजिंग वर्ड सच एज लाइक, सो एंड एज। सिमिली में हमेशा ये तीन में से कोई तो भी वर्ड वहां पे यूज किया जाता है, तो वहां पे होगा सिमिली। तो दोस्तों अभी ये 5 फिगर ऑफ स्पीच आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं अगले फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स, ठीक है, एंटीथेसिस एंड पैराडॉक्स, और साथ ही साथ हम देख लेते हैं ऑक्सीमोरन। तो ये सब जो फिगर ऑफ स्पीच है ये अपोजिशन के लिए यूज किए जाते हैं, जहां पर भी अपोजिशन बताया जाता है एक दूसरे से, दोनों भी बातें अलग है, ठीक है ना, वहां पर इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच यूज किए जाते हैं। अब पहले देखते हैं एंटीथेसिस, बाद में देखेंगे हम पैराडॉक्स, और बाद में देखेंगे ऑक्सीमोरन। तो ये फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से हम ढूंढेंगे, बस ट्रिक्स याद रखिएगा दोस्तों। एंटीथेसिस में क्या होता है कि ओनली अपोजिट वर्ड्स दिए जाते हैं, कोई भी दो अपोजिट वर्ड सेंटेंस में दिए जाते हैं, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है दैट इज एंटीथेसिस, ठीक है। पैराडॉक्स में भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं दोस्तों, लेकिन वो वर्ड्स जो होते हैं वर्ड्स अपोजिट टू इटसेल्फ। तो ये जो अपोजिट वर्ड है ना ये खुद के लिए ही अपोजिट होते हैं। यहां पर जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो पहला वाला वर्ड्स होता है ना उसी के लिए फिर से एक दूसरा अपोजिट वर्ड यूज किया जाता है। बस एग्जांपल में आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ऑक्सीमोरन में क्या हो जाता है कि अपोजिट वर्ड्स, जो भी अपोजिट वर्ड्स है वो साइड बाय साइड सेंटेंस में दिए जाते हैं, यानी कि दोनों वर्ड्स साथ में लिखे जाते हैं। यहां पर दोनों वर्ड्स दूर दूर लिखे जाते हैं, यहां पर जो है तो दोनों वर्ड्स एक ही वर्ड के लिए होते हैं, और यहां पर दोनों वर्ड्स पास पास लिखे जाते हैं। जैसे कि अब एंटीथेसिस में देखिए क्या होता है कि एक सेंटेंस है अपना, इफ यू कीप योर हेड व्हेन others blame on you, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए यहां पे कीप हेड का मतलब है दिमाग ठंडा रखना, खामोश रहना, शांत रहना, ठीक है। और सेकंड क्या बताया है, others blame on you, दूसरे जो है वो तुम पे आरोप कर रहे हैं, तब खामोश रहना है, कूल रहना है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसा है, अपोजिट बता रहा है, ठीक है ना। तो ओनली अपोजिशन बताया गया है तो वहां पे होगा एंटीथेसिस। नाउ पैराडॉक्स, अभी पैराडॉक्स में देखिए फॉर एग्जांपल, इट इज बिगेस्ट फेलियर ऑफ, it is biggest failure I ever get in my life is success। देखो दोस्तों, इट इज बिगेस्ट फेलियर आई एवर गेट इन माई लाइफ इज सक्सेस। मेरी जिंदगी में का सबसे बड़ा फेलियर क्या है, तो वो है सक्सेस, ठीक है ना। अभी देखिए फेलियर एंड सक्सेस ये दोनों अपोजिट है, लेकिन एक ही वर्ड के लिए यूज किए, वो खुद के लिए ही अपोजिट बता रहे। एंड ऑक्सीमोरन में क्या हो जाता है, अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड आ जाते हैं। जैसे कि
बिटर स्वीट। ठीक है दोस्तों, अभी देखो बिटर स्वीट साथ में ही लिखे गए, साइड बाय साइड है, दोनों भी एक दूसरे से कैसे है, अपोजिट है। बिटर का मतलब होता है कड़वा, स्वीट का मतलब होता है मीठा। तो अभी ये दोनों वर्ड्स क्या किए, पास पास लिखे, साइड बाय साइड। अगर साइड बाय साइड है तो वहां पे होगा ऑक्सीमोरन। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ऑक्सीमोरन किस तरीके से फाइंड होगा, कोई भी टू अपोजिट वर्ड साथ में ही लिखे गए हैं तो वहां पे ऑक्सीमोरन होगा। अगर दो अपोजिट वर्ड एक ही बात के लिए यूज किए गए हैं खुद के लिए, वहां पे होगा पैराडॉक्स। एंड ओनली दो अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है ना, अपोजिशन दिया गया है, तो वहां पे होगा एंटीथेसिस। तो दोस्तों बहुत ही आसान है एंटीथेसिस, पैराडॉक्स एंड ऑक्सीमोरन ढूंढना। अब नेक्स्ट देखेंगे हम पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनी, ये फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन फ्रेंड्स, ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ना, तो इसके नाम में ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर्सन, देखिए यहां पे एक वर्ड आ चुका है पर्सन, पर्सन यानी कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया जाता है कि कोई भी ह्यूमन क्वालिटी जो होती है ना दोस्तों, जो भी इंसान जो भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, अगर ऐसी कोई भी क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को दी जाती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को दी जाती है, या फिर कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया होती है, ठीक है ना, अब्स्ट्रैक्ट थिंग को किसी को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, या फिर किसी बर्ड्स को या एनिमल को, अगर किसी बर्ड या एनिमल को ह्यूमन क्वालिटी दी जाती है, ठीक है, ह्यूमन क्वालिटी का मतलब है इंसान की जो भी एक्टिविटी जो इंसान कर सकता है, वो अगर किसी बर्ड को दी जाती है, या फिर एनिमल को दी जाती है, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है, या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो होती है ना दोस्तों, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को दी जाती है, तो वहां पे होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की क्वालिटी इन्हें दी जाती है, तो वहां बन जाता है पर्सोनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, जैसे कि माई लिटिल हॉर्स थिंक इट क्यूअर, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, माई लिटिल हॉर्स थिंक इट क्यूअर। थिंक जो है दोस्तों ये ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन की एक्टिविटी है, ठीक है ना। नाउ ये एक्टिविटी किसे दी गई है, लिटिल हॉर्स के लिए। हॉर्स क्या है, एनिमल है, ठीक है ना। देखिए कोई भी ह्यूमन क्वालिटी एनिमल को दी जाती है, या बर्ड्स को दी जाती है, या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है, या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को दी जाती है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सन की कोई भी क्वालिटी अगर किसी नॉन लिविंग के लिए दी जाती है, या फिर एनिमल के लिए दी जाती है, बर्ड के लिए दी जाती है, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी पर्सोनिफिकेशन। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, माइंड में रहेगा पर्सोनिफिकेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अगर किसी नॉन लिविंग के लिए, बर्ड के लिए, या फिर एनिमल के लिए ह्यूमन क्वालिटी आदमी की, ठीक है ना, ह्यूमन की कोई भी एक्टिविटी दी जाती है, बात करना, चलना, खेलना, कूदना, हंसना, ठीक है ना, कोई भी हो, अगर किसी एनिमल को दी जाती है, या बर्ड को दी जाती है, या फिर नॉन लिविंग को, इनएनिमेट को दी जाती है, तो वहां होती है फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हाइपरबोला। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। दोस्तों हाइपरबोली बहुत ही ह्यूमरस फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन, जैसे कि यहां पर क्या किया जाता है कि कोई ओवर स्टेटमेंट कर देते हैं, एंड ये बहुत बार होता है, हम भी जो है ना
कभी कभी ओवर स्टेटमेंट कर देते हैं, जो बात हम में होती नहीं है या फिर हम वो कर नहीं सकते लेकिन हम वो बोल देते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो बोल देता है, ठीक है ना, चॉकलेट भी नहीं दे सकता लेकिन बोल देता क्या है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अभी ये चांद तारे तोड़ना बहुत ही इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो ऐसे जो ओवर स्टेटमेंट होते हैं जो प्रैक्टिकली कभी भी पॉसिबल नहीं होते हैं, तो वहां अगर किस तरीके से दिया जाता है ना, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होती है दैट इज हाइपरबोला। हाई मतलब ज्यादा, देखो हाइपरबोला, हाइपर बोल दिया, ज्यादा बोल दिया, तो वो हो जाता है ओवर स्टेटमेंट। अगर ओवर स्टेटमेंट दिया गया है तो वहां पे होगा हाइपरबोली। जैसे कि हमारे एक एग्जांपल में दिया गया है कि एंड व्हेन आई डाइड माय नेबरर्स, ठीक है, when I died my neighbors came and buried brother John। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ह्यूमरस पोएम है द ट्विंस, आपने पढ़ी होगी। द ट्विंस पोएम का एक सेंटेंस है, देखो, when I died my neighbor came and buried my brother John। तो ट्विंस में क्या बताया कि दोनों भी दिखने में सेम है, ट्विंस बताया। अभी देखिए क्या है कि व्हेन आई डाई, ठीक है ना, दोनों दिखने में कैसे थे, एकदम 100% सेम थे, ट्विंस पोएम में क्या है। तो थोड़ा सा ज्यादा बोल दिया है, हाइपरबोली कर दिया, ओवर स्टेटमेंट की जब मैं डेड हो गया तो हमारे जो नेबरर्स है करीब, ठीक है ना, वो आए एंड उन्होंने क्या किया, ब्रदर जॉन को ही ब्यूरिड कर दिया, यानी कि दफन विधि कर दिया। अभी ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये कोई भी सोचेगा कि इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहां पर पोएट ने क्या किया है, इस तरीके से बताया है, वो ओवर स्टेटमेंट है जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इस तरीके से एक्सप्रेशन दिया जाता है जो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है दैट इज हाइपरबोला। ठीक है दोस्तों, अब चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही आसानी से हम देखेंगे जो भी रिमेनिंग फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि अगली फिगर ऑफ स्पीच हम देखने जा रहे हैं इनवर्जन। इनवर्जन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये ऐड क्वेश्चन टैग जब हमने सीखा था, ठीक है ना, वहां पे देखा है इन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो चलो देखते हैं, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है इन्वर्जन। अभी ये इन्वर्जन फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है ना, तो बहुत आसान है। इन्वर्जन में क्या होता है कि जनरली हम जो भी सेंटेंस इंग्लिश में लिखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर नेक्स्ट होता है वर्ब और एंड में होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इनका ऑर्डर जो होता है ना, सीक्वेंस जो होता है, वो चेंज किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, या फिर वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और एंड में सब्जेक्ट आ जाता है। तो जब ये ऑर्डर जो है ना, तो चेंज किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कि जब ये सीक्वेंस होता है ना, ये सीक्वेंस जब चेंज कर दिया जाता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनती है वो होती है इन्वर्जन। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं, डिसीजंस आई मस्ट मेक। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, डिसीजन आई मस्ट मेक। अब हमें पता है कि सब्जेक्ट से हर एक सेंटेंस स्टार्ट होता है इंग्लिश में, ये होती है करेक्ट ऑर्डर। अभी यहां पर डिसीजन दिया है व्हाट आई मस्ट मेक, तो ये मिलेगा आंसर, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, यहां पे सब्जेक्ट आया और ये है वर्ब। तो देखो यहां पे जो ऑर्डर होती है ना, सीक्वेंस होता है, वो चेंज कर दिया गया है। अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया गया है तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या किया जाता है, ये जो सीक्वेंस है ना,
वो बदल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिया है, फिर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब। तो ये जो चेंज हुआ है यहां पर जो फिगर ऑफ स्पीच है दैट इज इनवर्जन। ठीक है, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इंट्रोगेशन एंड एक्सक्लेमेशन। ठीक है, दोनों साथ में ही देखेंगे बिकॉज बहुत ही आसान है दोनों को फाइंड करना। इनके नाम में ही इनका ढूंढना लिखा होता है। जैसे कि इंट्रोगेशन, अभी इंट्रोगेशन फाइंड करना बहुत ही आसान है। अगर दिए गए सेंटेंस में कहीं क्वेश्चन दिया गया है या फिर क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है, तो वहां पे होगा इंट्रोगेशन। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन आ गया है, एक्सक्लेमेटरी साइन आ चुका है, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी वो होगी एक्सक्लेमेशन। तो देखिए यहां पर दिखते ही, जैसे ही हम सेंटेंस देखते हैं, एक्सप्रेशन देखते हैं, तो वहां हमें पता चल जाता है। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो वहां होगा इंट्रोगेशन, अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन है तो वहां होगा एक्सक्लेमेशन। ठीक है, बस कोई भी एग्जांपल हो, कोई भी WH वर्ड हो या फिर एस्नो टाइप, बस वहां पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या फिर WH वर्ड हो तो वहां पे इंट्रोगेशन बनेगा। अगर सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ठीक है, तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगी वो होगी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉटोलॉजी एंड ओनोमैटोपोइया। तो बस ट्रिक याद रखिएगा किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। इन्वर्जन में जो सीक्वेंस है वो चेंज कर देते हैं। एक्सक्लेमेटरी एंड इंट्रोगेशन में क्या होता है कि बस साइन देख लेना है, अगर साइन दिए गए हैं या फिर उस प्रकार के सेंटेंस दिए गए हैं तो वहां पे वो फिगर ऑफ स्पीच आ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉटोलॉजी एंड ओनोमैटोपोइया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है टॉटोलॉजी। अभी ये टॉटोलॉजी किस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, जैसे कि दिए गए सेंटेंस में टू डिफरेंट वर्ड, ठीक है, अगर दो अलग अलग शब्द, टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, अगर दो अलग अलग वर्ड है लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो किस तरीके से है, सेम मीनिंग है, दोनों का भी मीनिंग क्या है, सेम है, लेकिन दोनों भी वर्ड कैसे है, डिफरेंट है। डिफरेंट वर्ड सेम मीनिंग, जब अगर सेंटेंस में कुछ तरीके ऐसे एग्जांपल्स आ जाते हैं तो वहां जो फिगर ऑफ स्पीच होगी वो होगी टॉटोलॉजी। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, I too want to hear fairy tales and stories। ओके फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल है I too want to hear fairy tales and stories। अब देखिए यहां पर जो दो वर्ड है उनका मीनिंग एक है लेकिन शब्द दोनों अलग अलग है। जैसे कि टेल का मतलब मालूम है आपको, टेल यानी कि कोई कहानी, कोई स्टोरी, एंड स्टोरी का भी मतलब क्या होता है, कहानी। ठीक है, अभी ये दोनों जो वर्ड है वो दोनों भी डिफरेंट है राइटिंग में, ठीक है ना, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है, दैट इज कहानी या फिर स्टोरी। तो अगर दिए गए एक्सप्रेशन में सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स लेकिन उनका मीनिंग कैसा है, सेम दिया गया है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगी दैट इज टॉटोलॉजी। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है दोस्तों, दैट इज ओनोमैटोपोइया। दोस्तों ये फिगर ऑफ स्पीच के नाम देखने के बाद ऐसा लगता है ये कोई मेडिसिन के नाम है, दवाई के नाम है, लेकिन नहीं, ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच है, अलंकार है हर लैंग्वेज में। ओनोमैटोपोइया, अभी ये फिगर ऑफ स्पीच किस तरीके से ढूंढना है, तो जब भी अगर कोई वर्ड, ठीक है ना, कोई वर्ड साउंड इफेक्ट दे रहा है,
साउंड इफेक्ट क्या होता है, तो अगर किसी वर्ड में से ध्वनि निर्माण हो रही है, ठीक है ना, वो शब्द जब हम रीड करते हैं तो वहां साउंड क्रिएट हो जाता है, उस तरीके का फील होता है, तो वहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ऑनोमैटोपोइया। जैसे कि जब हम दरवाजा बंद कर देते हैं ना तो वो आवाज आती है बम, ठीक है, यानी कि हम जो रीड करते हैं बोलते हैं तब भी उस तरीके से बोल जाता है। या फिर कोई समझ लेना कि दो चीजें एक दूसरे से टकरा जाती है, या फिर घड़ी की जो टिक टिक होती है ना, तो वो आवाज जो होती है ना वो वर्ड में निकलती है, टिक टिक, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड है जो इटसेल्फ साउंड क्रिएट करते हैं या फिर ध्वनि निर्माण करते हैं, वो सारे शब्द जो है ना वो आते हैं ऑनोमैटोपोइया में। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच है बहुत आसान है, बस हमें वो वर्ड मालूम होने चाहिए जिसमें कि किसी साउंड क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम दिए गए एक्सप्रेशन में या सेंटेंस में बहुत ही आसानी से फिगर ऑफ स्पीच फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जो भी डाउट है ये वीडियो देखिए, बाद में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।